मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, कल के एपिसोड के बारे में मैं कुछ पुनर्स्मरण कराना चाहूँगा। कल के एपिसोड में मैंने जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर है मेंस का, उसके बारे में चर्चा की शुरुआत की थी और उसके तहत मैंने शुरू के एक प्रश्न को लिया था और उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी। दरअसल मैं किसी प्रश्न को लेकर के उसके उत्तर क्या होने चाहिए इसके बारे में आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद केवल यह बताना है कि जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उन प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि जब आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी करने का जो ढंग होगा वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और जो बदलाव होगा वो बहुत ही परफेक्शन की तरफ होगा। और ये बदलाव आपके अनावश्यक मेहनत को कम कर देगा, आपके भटकाव को खत्म कर देगा और रियल में जो एक फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए उस तरीके से प्रिपरेशन की ओर ले जाएगा, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले के कुछ एपिसोड में आपसे त्रिस्तरीय तैयारी के बारे में बातें की थी कि आपके सिलेबस का केवल 50% ऐसा होता है जिसे मैं कोर सिलेबस कहना चाहूँगा। यदि आप इस 50% पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप मान करके चलिए प्री और मेंस दोनों पर आपकी पकड़ बन गई है। आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी पढ़ जाइए, बड़े ध्यान से पढ़िए, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िए। तो आप पाएंगे कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बड़े आसान किस्म के हैं। पहली बात तो यह है कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहां से पूछ लिया गया। यानी कि प्रश्न आपको बिल्कुल अनजान सा नहीं लगेगा। खासकर जब जनरल स्टडीज की बात होती है तब लोग क्या कहते हैं, गाइड करने वाले भी यही कहते हैं कि आसमान से लेकर के धरती के बीच जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उन पर विचार करेंगे तो ढूंढने पर भी आपको कोई एक ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जिसे आप कह सकें कि ये तो बिल्कुल ही नया है, इसके बारे में तो आपने कभी कुछ सुना नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, ये कहां से पूछ लिया गया है। कम से कम ये आपको लगेगा। और मुझे लगता है कि अगर इतना ही आपको लग गया तो ये मान करके चलिए कि धीरे धीरे आप अपने प्रिपरेशन को एक सॉलिड रूप दे रहे हैं, सही दिशा की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम इससे आपके दिमाग का वो तनाव तो कम होगा कि कुछ भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। कैसे कुछ भी पढ़ना हो सकता है, कैसे सब कुछ पढ़ना हो सकता है। ये परीक्षा है, पर की इच्छा का मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी अन्याय आपके साथ करेगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। आप प्रश्नों को पढ़ें। आप पहली बात जो पाएंगे वो ये कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इस तरह के टॉपिक के हैं जो आपके आसपास बिखरे हुए हैं और एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वह इनसे तो कम से कम परिचित हो। चाहे फिर आप भूगोल के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, चाहे आप इतिहास के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, चाहे आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। फर्स्ट पेपर का संबंध तो इन्हीं 3 विषयों से होता है। आइए कुछ इस तरह के और प्रश्नों को देख लेते हैं हम, जो बहुत ही सामान्य किस्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितना जनरल प्रश्न है। हालांकि यदि आप थोड़े से सतर्क नहीं होंगे तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन है ये बहुत ही जनरल प्रश्न है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। 150 शब्द। अरे भैया, विश्व के किसी भी देश में जब रेलवे का आगमन होगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप मॉडर्न इंडिया की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें बकायदे एक टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए, जिनमें कि रेलवे का भी निर्माण करना था। तो उसका मकसद क्या था। भले उसका मकसद उनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना रहा हो कि वो सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सके, वो विदेशों से आए हुए सामान को दूर दराज के गांवों तक पहुंचा सके, उनका ये पर्पस था। लेकिन उसके प्रभाव तो पड़े ना समाज पर, सामाजिक प्रभाव भी पड़े और आर्थिक प्रभाव भी पड़े। पॉजिटिव भी हुए, नेगेटिव भी हुए। ये सामाजिक प्रभाव हुए कि लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के क्षेत्रों में आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे हमारे आजादी की लड़ाई को संगठित करने में बहुत मदद मिली, हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते थे। एक बहुत बड़ा प्रभाव था। आर्थिक प्रभाव हुआ ही कि हमारे अपने जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए, विदेशी माल से हमारे जो बाजार हैं पट गए
और ये केवल भारत में नहीं हुआ बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ, क्योंकि जिस समय की ये बात की जा रही है उस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में विदेशियों का शासन था। रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो आप उन्हीं बातों को जो आपने भारत के संदर्भ में पढ़े हैं जनरलाइज करके लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। कितना सरल सा प्रश्न है, बताइए, जरा भी कठिन है? इससे भी ज्यादा और जो जनरलाइज क्वेश्चन है, आइए उन्हें देखते हैं, जिनके उत्तर आपको सीधे सीधे किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन अखबारों में आप लगातार पढ़ते रहते हैं, यहां तक कि उन पर बातचीत भी होती रहती है। आम आदमी भी इन इश्यूज पर बात करता है। आपने भी इन इश्यूज पर कभी न कभी किसी न किसी से बात की होगी। इस तरह के कुछ प्रश्न, आइए 3 प्रश्न इस तरीके के मैं दिखाता हूं जो कंटिन्यू सीक्वेंस में पूछे गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? अक्सर आप तो यंग हैं, विवाह पर बात होती ही होगी कि आजकल के विवाह क्या होने लगे हैं, किस तरीके से होने लगे हैं, फिर लिव इन होने लगा है, इन सब पर आप बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कोर्ट मैरिजेस होने लगी हैं, फलाने होने लगे हैं, आप बात करते हैं? तो संस्कारों के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। आप जो कुछ भी जान रहे हैं उन्हें थोड़े से बदले हुए फॉर्मेट में लिखना है और बिखरे हुए को इकट्ठा करके लिखना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। यही तो है। इसमें आप बताइए कि कौन से महाज्ञान की जरूरत पड़ गई आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। और ये भी 150 शब्दों में है। नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। हो सकता है, मैं ये मान सकता हूं कि आपने नवयुवतियों के संदर्भ में अलग से नहीं पढ़ा हो, या इस तरह का स्टेटमेंट आपको पढ़ने को कभी नहीं मिला हो कि नवयुवतियों में ही ज्यादातर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सामान्य तौर पर तो आपने पढ़ा होगा कि युवाओं में बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चलिए नवयुवतियों में ये पूछ लिया गया है, तो यहां अब आपको चॉइस नहीं दिया गया है कि ऐसा है या नहीं है। सीधी सी बात है कि ऐसा है, और बताइए क्यों है, स्पष्ट कीजिए। क्या आप अपने दिमाग में कुछ कंटेंट ला सकते हैं? आप जब सोचने बैठेंगे, देखिए तुरंत अगर मैं कहूं कि बताइए तो आप नहीं बता सकेंगे, मैं समझ सकता हूं। या हो सकता है कि 1-2 पॉइंट आ जाए, इसके बाद दिमाग आगे बढ़े ही ना, उन्हीं बातों को अलग अलग शब्दों में वो रिपीट करने लगे। लेकिन जब आप इत्मीनान से इस पर सोचने के लिए बैठेंगे तो आपको 3-4 तो बड़े सॉलिड पॉइंट मिल जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन मुश्किल काम जो होगा वो ये होगा कि जब आप सोचने बैठेंगे तो क्या सच में आप सोच पाएंगे? परीक्षा हॉल में जो समय का दबाव आप महसूस कर रहे हैं, क्या उस दबाव में आप कुछ पॉइंट्स निकाल पाएंगे? और तो निकालने होंगे। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ज्यादा से ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने नहीं है। उसका एकमात्र उपाय है ज्यादा से ज्यादा सोचने की आदत डालना। रोज आपके सामने सैकड़ों इश्यूज रेज होते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाज में पढ़ते हैं, घटनाएं घटती हुई खुद देखते हैं, आपके आस पड़ोस में होती रहती है, घर परिवारों में होती रहती है। उन पर आप क्यों नहीं विचार करते? आपको लगता है कि ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसके बारे में क्या सोचना। नहीं, आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं, और जो ज्ञान है, जो समझ है, वही आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। जब आप सिविल सर्विस में आ जाएंगे तब तो उन हथियारों को आपको अभी से धारदार बनाना होगा ना। आप थोड़ी देर बैठ जाइए इत्मीनान के साथ, चलिए एग्जामिनेशन हॉल को किनारे कीजिए और थोड़ी देर सोचने की कोशिश कीजिए कि नवयुवतियों में ये क्यों हो रहा है। नवयुवकों में भी हो रहा है, लेकिन नवयुवतियों में वो कह रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, जानने की कोशिश कीजिए। क्या वो गांव छोड़ करके शहर आ रहे हैं तो अकेलापन ज्यादा महसूस करते हैं? क्या लिव इन के मामलों में उनके साथ ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है? क्या वो कैरियर के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? इस तरह की कुछ बातें होंगी। क्या वो ज्यादातर इमोशनल ग्रिप में आ जाते हैं? समाज में चूंकि परिवर्तन हो रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं, पहले स्त्री पुरुष के संबंध, लड़के लड़कियों के संबंध इस तरीके के ओपन नहीं थे, तो क्या उन ग्रिप में वो फंस जा रहे हैं? तो इस तरह के 4-5 पॉइंट्स ले आइए ना, और बाद में पता लगा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ जा रहे हैं। पुरुष समाज उनका कहीं ना कहीं फिर शोषण करने लगता है, उनका गलत इस्तेमाल करने लगता है, और अंत में उनके सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं दिखाई देता उनको कि वो आत्महत्या कर ले। हो गए 4-5 पॉइंट्स, खत्म हो गए बात। 150 शब्द होते कितने? बताइए, क्या ये कठिन है? और अगर इसके बावजूद ये आपको कठिन लग रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आइए इसके बाद एक और जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। हम बच्चों का सोशलाइजेशन करते हैं ना, कि बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। सामाजिकरण का तो मतलब यही है कि बच्चा तो कुछ नहीं जान रहा है, हम उसे समाज में रहने लायक बनाते हैं।
आचार विचार व्यवहार। तो जब बच्चे के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें कहानी सुनाते हैं, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मामी और माता पिता के साथ वो रहते हैं और लोगों से आसपास आते हैं जाते हैं मिलते हैं, तो उनका सोशलाइजेशन होता है। लेकिन अब सीधी सी बात है कि आप उन्हें मोबाइल पकड़ा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। अब वो मोबाइल में बिजी है तो खत्म हो गई बात। सोशलाइजेशन होगा कहाँ से? उसका सामाजिकरण हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अब लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया। तो इसके क्या प्रभाव होंगे? देखिए, जो दिया हुआ है प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि एक बच्चा जिसे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, बातचीत न करके अब वो मोबाइल में उलझा हुआ है, उसकी कल्पना शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। सामाजिकरण की हम बात कर रहे हैं, लोगों से क्या बात व्यवहार किया जाता है वो जानेगा ही नहीं, शिष्टाचार क्या चीज होती है वो नहीं जानेगा, उसकी जो भाषा है वो बेहद कमजोर पड़ जाएगी, लोगों से मिलने में वो डरने लगेगा, अकेलापन वो पसंद करने लगेगा, और बाद में इस अकेलेपन के कारण जो दूसरे तरह के जो मनोविकार पैदा होंगे वो आगे जाकर के उसे वो झेलेगा। खत्म हो गई बात, जरा भी मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन सारे तथ्यों को समझना होगा। समझने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करके और अपनी तैयारी को स्वरूप देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।